वेलकम बैक क्लास, दिस इज पार्ट 2। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नोशंस में इंटरनल। हम लोगों ने एक्सटर्नल चीज़ें डिस्कस कर ली कि एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या होते हैं सिक्योरिटी के। नाउ वी विल डिस्कस कि इंटरनल थ्रेट्स क्या होंगे सिक्योरिटी के, इंटरनल कंसर्न्स क्या होंगे। तो नाउ अब आप यहाँ पर देखो कि कई सारी चीज़ें जो होती हैं कि पावरफुल कंट्रीज़ अगर होंगी तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ऑलरेडी मेंटेन होगी, प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, है ना। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कई सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी एक्सटर्नल थ्रेट से डील कर रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इंटरनली उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज लॉज हैं आपके पास। एक सॉवरेन नेशन हो तो यू कैन मेक लॉज एज यू डीम फिट। तो आप चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी स्टेप कॉन्क्रीट लोगे तो कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं दी कंट्रीज़ ने। क्यों? क्योंकि दे वर अवेयर कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी इंटरनल जो है आपकी सिक्योर्ड है। फिर आप लेकिन देखते हो एक चीज़ कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि आपका जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो कंट्रीज़ आपस में देवर एट वॉर, तो इंटरनली उनके पास कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई थी कि वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, बिकॉज ऑल दिस वॉज सॉर्टेड आउट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कोई इंटरनल वो लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या थी इन पावरफुल कंट्रीज़ की। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स की जब आप बात करते हो तो हम लोग डिस्कस इंटरनल थ्रेट्स कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप यहाँ पर देखो कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। तो इसीलिए वी आर डिस्कसिंग कि एक्सटर्नल के साथ कैसे आप धीरे धीरे इंटरनल थ्रेट्स को भी समझोगे, है ना। जब एक्सटर्नल थ्रेट से फ्री हैं स्टिल हम लोग को यहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, देन ओनली वी कैन से कि हाँ इंटरनली ये सारी प्रॉब्लम्स थी और कंट्रीज वर फ्री फ्रॉम दिस। तो आप देखो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जो कोल्ड वॉर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, इसमें अलायंस बनते हैं कंट्रीज़, लेकिन कंट्रीज़ में अलायंस बनते हैं कि कौन किसके साथ जाएगा, यूएसए के साथ, यूएसएसआर के साथ। साथ ही साथ उनमें एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम एज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फियर्ड कि कहीं कोई किसी पे अटैक ना कर दे, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा है, अगर किसी एक कंट्री ने अटैक किया तो सबको अटैक करना पड़ेगा। इस तरीके की ये लोग एक्सटर्नल थ्रेट्स को देख रहे थे, इंटरनली उन थ्रेट्स को नहीं देखा गया, है ना। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 भी आप देखोगे कोल्ड वॉर हुआ तो चीज़ें क्या चल रही थी, उसी ट्रेंड में चल रही थी जो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर या उसके पहले, कि एक्सटर्नल थ्रेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट या फिर ज़्यादा पावरफुल होते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स, जिनको कंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या था, यूरोपियन कंट्रीज़ जो इनकी कई सारी कॉलोनीज़ थी, है ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, तो उनको लगा कि हमारी जो कॉलोनीज़ हैं वो अटैक कर सकती हैं, है ना। क्योंकि 1945 के बाद आप अगर देखो तो जो मिडल हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है उसमें मोस्ट ऑफ द नेशंस जो कॉलोनीज़ थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते जाते हैं एंड दे डिमांड क्या कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम देयर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ के लोग जो है इंडिपेंडेंस होने लगती है, साथ ही साथ यूरोपियन कॉलोनीज़ भी उनको इंडिपेंडेंट कर देती हैं, बिकॉज दे नो कि अब क्या है, पीपल आर गेटिंग अ व्यू कि क्या फ्रीडम होनी चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए, किस तरीके की बातें होनी चाहिए। तो नाउ वी शुड क्या कहते हैं, लीव दीज कॉलोनीज़ फॉर देयर ओन गुड, और हम लोगों का भी उसमें बेनिफिट रहेगा, बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम हमारे लिए ये आती है कि कॉलोनाइजर्स जो होंगे उन पर अटैक हो सकता है, कंट्रीज में फिर से वॉर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और अभी डेवेस्टेटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो आप इसी तरीके से देखो फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम इन द 1950s, है ना, वियतनाम को कंट्रोल कर रहे थे फ्रेंच, और ब्रिटिश फाइटिंग इन कीनिया इन द 1950s और द अर्ली 1960s। तो यहाँ पर क्या था कि ये इनकी कॉलोनीज़ थी और इन कॉलोनीज़ के लोग फ्रीडम के लिए रिटेलिएट कर रहे थे इकोनॉमिक और ये जो आपकी यूरोपियन पावर्स थी। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे ही कंट्रीज़ कुछ इंडिपेंडेंट होती जाती हैं, यूरोपियन पावर्स वो लोग से मान लीजिए कोई कंट्री फ्रीडम मिली, है ना, इंडिपेंडेंस मिली, तो ये लोग क्या करेंगे, कोल्ड वॉर अलायंस को ज्वाइन करने लगेंगे। बिकॉज अब देखिए, बिकॉज कि नया इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजिकल माइट नहीं है, तो वो क्या कंट्री करेगी कि जैसे ही वो फ्रीडम इंडिपेंडेंट होगी या फ्रीडम पाएगी, दैट कंट्री विल ट्राई टू ज्वाइन वन और दी अदर ग्रुप। क्यों? उसको पता है कि अगर हम किसी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ के लोग हमारी हेल्प करेंगे फॉर डेवलपमेंट। अगर वॉर्सो में जाएंगे तो यूएसएसआर एंड उसकी कंट्रीज़ डेवलप करेंगी, एंड अगर नेटो में जाएंगे तो यूएसए एंड उसकी अलायंस कंट्रीज़ हेल्प करेंगी
टू इंक्रीज क्या कहते हैं इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप देखते हो यूरोपियन कंट्रीज से फ्रीडम पाती हैं जो कॉलोनीज़ होती हैं, वो फिर कोल्ड वॉर के अलायंस में मेंबर्स बनने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा, मान लेते हैं ये एक कंट्री है, ये दो कंट्री हैं, ये दोनों कॉलोनीज़ थी ब्रिटिश की, ठीक है, ये दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी थी। जैसे ही फ्रीडम पाई ये यूएसए में चले गए, नेटो में, ये यूएसएसआर में चले गए। अब आप देखो दोनों नेबर्स हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग क्या कहते हैं ग्रुप्स में चले गए। तो यहाँ पर सिचुएशन एक आ जाती है कि फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी कि कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक करने लगे ड्यू टू डिफरेंसेस, कि इनको पता है यूएसएसआर बैक कर रहा है, इनको पता है यूएसए बैक कर रहा है, तो लाओ आपस में विश फाइट करते हैं, जो जीतेगा उसको हम लोगों को इन लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा ही। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी कोल्ड वॉर के टाइम पर आ रही थी। देन तो फिर आप देखते हो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कोल्ड वॉर में कई सारी जो कंट्रीज़ न्यूली इंडिपेंडेंट थी उनमें भी वॉर चलने लगता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि दो अलग अलग फैक्शंस को बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है, तो इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट वैसे भी था पास्ट में कि इनका रीजन है ये, इनका रीजन है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको अगर देखना है तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीज़न हुआ था, तो उसमें इंडिया ने जो है एज एन अलायंस तो ज्वाइन नहीं किया था यूएसएसआर के साथ वॉरसॉ पैक्ट में, बट यूएसएसआर के क्लोज था इंडिया, और पाकिस्तान ने नेटो ज्वाइन कर रखा था और यूएसए के क्या कहते हैं पास था, आप कह सकते हो मतलब क्लोज था, है ना। तो इससे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ में ऑलरेडी पार्टीशन की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स थी, और अब इन लोगों ने दो अलग अलग फैक्शंस को ज्वाइन किया, तो इसके बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि दोनों वॉर पे जा सकते हैं, ऑलरेडी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है अलग से, अब दोनों अलग अलग फैक्शंस में भी हैं और दोनों सुपर पावर्स हैं। तो इस सुपर पावर्स के साथ हैं तो दोनों को ये पता है कि हाँ अगर हम करेंगे तो वन विल सपोर्ट अगेंस्ट अनदर। इस तरीके की चीज़ों से आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया पाकिस्तान में तो हुए, वो तो अलग चीज़ है, थोड़ा वो पाकिस्तान की गलती थी, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान की वजह से। बट अगर आप देखो अफ्रीकन नेशंस में मोस्ट ऑफ द जो वहाँ पे सिविल वॉर होते हैं या फिर इंटरनली होते हैं या फिर दो कंट्रीज़ के बीच में, दोज ऑल वर द रिजल्ट मेजॉरिटी वाले कोल्ड वॉर की वजह से, है ना, कि कोल्ड वॉर हुआ है। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कई सारी जो इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ होंगी उनको लगेगा अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बट स्टिल जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे वो दोबारा से अटैक ना कर दें, इसीलिए उनको ज्वाइन करना पड़ा कोई ना कोई पैक्ट, क्योंकि उनको लगा कि इफ़ वी रिमेन सिंगल, इफ़ वी रिमेन आउट ऑफ एनी अलायंस, देन वी माइट गेट अटैक्ड, वी माइट गेट क्या कहते हैं टेकन ओवर बाय सम अदर नेशन अगेन, कि अभी फ्रांस से अगर हम लोग रिलीज़ हुए एज अ कॉलोनी तो पता चला कि जर्मनी ने अटैक करके कॉन्कर कर लिया। इस तरीके की चीज़ें होती रहती थी और देखने को आपको मिली। इसीलिए रीज़न थे कि कोई ना कोई आप अलायंस में कंट्रीज़ ज्वाइन हो रही थी, ठीक। बट एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था यहाँ पर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का, जो एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज से फ्री हुई थी, उनमें ये था कि द कंट्रीज़ फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज़, है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ आपको पता है फ्रीडम हुआ, इंडिया का फ्रीडम हुआ, पाकिस्तान डिवाइड होके उधर चला गया। तो आपको पता है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हुई, तो वहाँ पर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो उनको क्या करना था कि उनको प्रॉब्लम थी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं हम आपस में दोनों लोग कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, नेबर्स हैं, है ना, इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स है। तो पाकिस्तान आप देखते हो कि हर दूसरे दिन अटैक करने की कोशिश करता था कि हम कैप्चर कर लेंगे इंडिया के पार्ट्स को, इवन दो सक्सेसफुल नहीं था, है ना, सक्सेसफुल हो भी नहीं पाएगा, बट स्टिल उससे अटैक से उन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप देखते हो जब दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हुई आपस में, दोनों नेबर्स हैं, तो उनमें ये होगा कि वॉर चलेगा कि कौन सा बॉर्डर किसका है, कौन सा एरिया किस कंट्री को बिलोंग करता है, लोग जहाँ पे रहते हैं वो किस कंट्री में जाना चाहते हैं ना। आप देखो रिलेट करो पाकिस्तान इंडिया, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीज़न बन जाती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ना। तो इससे सीधे सीधे आप देखते हो कि नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
सॉरी। तो आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रीज़ आपस में लड़ाई कर रही हैं, है ना, बॉर्डर के लिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए। जैसे इंडिया का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो पाकिस्तान इज़ एट वॉर कि हाँ नहीं, पाकिस्तान का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चीज़ों को चल रही थी, जिस वजह से प्रॉब्लम्स कई सारी क्रिएट हो रही थी। और उससे होता ये था कि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन कभी भी एस्केलेट होकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती थी, है ना। अभी तक तो व्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बट उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उसको चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें हुई। फिर आप देखते हो कि इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली जो न्यू स्टेट्स थी ना, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, इनको थ्रेट था सेपरेटिस्ट मूवमेंट का इंटरनली। अब हम इंटरनली की जब बात करते हैं, अभी तक हम लोग एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को, तो अब आप देखोगे कि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस में, कि जो इंटरनल लेवल पे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उनमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हो सकती हैं। अच्छा एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इंडिया में, है ना, इंडिया में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी, आपके नॉर्थ ईस्ट में था, ठीक, आपके हैदराबाद में नवाब ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, है ना। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे कि हमारा जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है वो पाकिस्तान के साथ रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। सॉरी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरनली अब आती हैं। तो इंटरनली में आप देखो कि सबसे पहले सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है, कि वो लोग कह रहे थे कि अब जब नई सारी कॉलोनीज़ नई बन गई हैं तो वी वांट अ सेपरेट नेशन फॉर आवर ओन रीजन। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो रीजन बहुत सारे फिर से फर्दर डिवाइड हो जाएंगे और आप चीज़ों को अच्छे से नहीं मैनेज कर पाओगे, जिससे फर्दर लॉस होगा लाइफ का एंड रिसोर्सेज का, और एक सिचुएशन आएगी जिसमें आप लगातार कॉन्फ्लिक्ट में ही इन्वॉल्व रहोगे। ठीक, तो इसमें क्या होता था कि जनरली आप देखोगे जो नेबर्स होते थे ना, वो नेबर इंस्टिगेट करते थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को। सबसे अच्छा एग्जांपल अगेन पाकिस्तान आप देखते हो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म प्रमोट करता है, मिलिटेंट्स को फंडिंग करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सो दैट वो लोग यहाँ पर इंडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें और इस तरीके की डिमांड्स को कंटिन्यू रखें, है ना, कि हमको अपना एक सेपरेट नेशन चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। तो आप देखते हो उसके लिए फंडिंग आती है, उसके लिए लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, इंडिया में भी लोगों को ट्रेन किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है पाकिस्तान। ठीक है, आप सब बड़े हो रहे हो, आप सब पढ़ते हो, तो यू ऑल कैन रीड अबाउट इट, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, तो इसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम पर भी हो रही थी। जैसे आपको पता है, आपका पाकिस्तान का जो है इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, ये इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है चीज़ों को करने के लिए। फिर आप देखोगे 1946 से 91 में आप सिविल वॉर में 12 फोल्ड राइज होता है ना, कि कंट्रीज़ इंटरनली प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, कि वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट फैक्शंस लड़ रहे हैं आपस में कि हमारी चलेगी या फिर हमारे तरीके से रूल होना चाहिए, या फिर हमको सेपरेट करना है, हमको डिवीजन चाहिए, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इंटरनली ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं। देन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। अब आप देखोगे कि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसके साथ कोऑपरेशन भी ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी तभी मेंटेन होगी कि आप इंटरनली चाहे एक्सटर्नली कोऑपरेट कर पा रहे हो, है ना। दो लोग आपस में अगर कोऑपरेट कर पा रहे हैं बेटर तरीके से, तो आप पाओगे कि हाँ, सिक्योरिटी बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन हो सकती है। अब आप इंटरनली भी इसको अप्लाई कर सकते हो एंड एक्सटर्नली भी। तो इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें एक्चुअली में हमको करना है। तो आप देखते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि कोऑपरेशन के लिए सबसे बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मुलेट किया गया कि इफ़ 2 कंट्रीज़ आर एट वॉर, 2 कंट्रीज़ वॉर पे हैं, तो उनके वॉर का रीज़न सही जस्टिफाइड होना चाहिए। कि आप वॉर कर रहे हो तो या तो आपके ऊपर किसी का दूसरी कंट्री ने अटैक किया है तो आप उसके बचने के लिए, है ना, अपने रिटेलिएशन में अटैक कर रहे हो, या फिर दूसरी कंट्री में जेनोसाइड हो रहा है किसी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का, तब आपने अटैक किया है उसको प्रिवेंट करने के लिए। इस तरीके की चीज़ों के अगर रीज़न है देन इट इज़ जस्टिफाइड कि हाँ ठीक है अब वॉर है। तो रीज़न आपका वॉर का जस्टिफाइड होना चाहिए, कोई आर्बिट्रेरी रीज़न, कोई इनवैलिड रीज़न नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें
वी मस्ट अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन कॉम्बैटेंट्स एज वेल एज अनआर्म्ड एंड सरेंडरिंग कॉम्बैटेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर्मीज वॉर कर रही हैं, जैसे यूक्रेन एंड रशिया का वॉर आपका चल रहा है, तो वहाँ पर यह है कि अगर कोई कॉम्बैटेंट है, कोई मिलिट्री पर्सन है, आप देख रहे हो वो हर्ट है और जो है उसके इंजरी हो गई है, तो आपको उस पर अटैक नहीं करना है, बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट डैमेज यू। और उसके पास अगर वेपन्स नहीं है तो आपको बिना वेपन वाले पे अटैक नहीं करना है। सरेंडरिंग नॉन कॉम्बैटेंट्स है ना, जो अनआर्म्ड है, तो सिविलियन पॉपुलेशन पर अटैक नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई मिलिट्री पर्सनल है जो अनआर्म्ड है या फिर इंजर्ड है, तो आप उन पर भी अटैक नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं कोऑपरेशन के लिए, कि हाँ हम वॉर पे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वॉर पे हैं, कुछ अपना रीज़न होगा, कुछ पर्टिकुलर मोटिव होगा, बट स्टिल हमको कुछ ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ फोर्स तभी यूज़ होनी चाहिए, फोर्स एज एन आर्मी, मिलिट्री, माइट, वॉर, ये तभी यूज़ होनी चाहिए जब बाकी सारी ऑल्टरनेटिव्स ख़त्म हो गए हों। इसका मतलब अभी हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था डेटरेंस, है ना, एक टॉपिक पढ़ा था डेटरेंस अभी। तो डेटरेंस में क्या था कि डेटरेंस में था कि प्रिवेंटिंग वॉर एट एनी कॉस्ट। तो आप देखो कि बातचीत करके चीज़ों को सुलझा के, है ना, मीटिंग्स लेके आप डिस्कस करके प्रॉब्लम से किसी एक पॉलिटिकली एमिकेबल सोल्यूशन, एक फ्रेंडली सोल्यूशन पर आकर वॉर को अगर अवॉइड कर सकते हो तो वाई नॉट, वॉर को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये है कि आपको सारे मेजर्स ट्राई कर लेने, जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जब कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो देन यू शुड यूज़ फोर्स, तब आपको फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, तो फिर एट दी एंड जब सामने वाला मान ही नहीं रहा है तो यू नीड टू यूज़ फोर्स, तब तो आपको फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। देन तो आप देखते हो कि तो ट्रेडिशनल व्यू में सिक्योरिटी में आप देखते हो कि कोऑपरेशन के जो कई सारे रूल्स हैं या फॉर्म है, उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोऑपरेशन आप देखोगे फॉर्म्स या फिर टाइप्स, है ना, तो वो कई सारे अवेलेबल हैं। जैसे बात अगर करें डिसआर्मामेंट की, दोनों कंट्रीज़ वो अपने वेपन्स को हटा देंगी, है ना, डिस्कार्ड कर देंगी। आर्म्स कंट्रोल, दोनों लोग नए वेपन्स को नहीं फर्दर डेवलप करेंगे, जो वेपन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इनको भी धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना कि अगर मैंने वेपन्स को जो है आपके डिस्कार्ड कर दिया है, उनको फेज आउट कर दिया है, देन दी सामने वाली कंट्री को भी सिमिलर चीज़ें करनी पड़ेंगी, सो दैट दे बोथ कैन ट्रस्ट ईच अदर एंड कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो, जिससे कोऑपरेशन बढ़े, कोऑपरेशन से आप वॉर की सिचुएशन को प्रिवेंट कर पाओ। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स। जैसे डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें तो डिसआर्मामेंट का मतलब यही होता है कि वेपन्स को हटा देना, है ना, और खासकर कुछ स्पेसिफिक वेपन्स जो ज़्यादा डैमेज करते हैं, इन वेपन्स की बात होती है, तब डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। जैसे आप बात करोगे बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करोगे, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करोगे, केमिकल वेपन्स की बात करोगे, है ना, कि इन वेपन्स का प्रोडक्शन और पोजेशन अगर कंट्रीज़ धीरे धीरे फेज आउट करती हैं, कम करने लगती हैं और धीरे धीरे अल्टीमेटली हटा देती हैं, देन तब आप डिसआर्मामेंट कर रहे हो, है ना। ये पर्सपेक्टिव होता है डिसआर्मामेंट का। तो आप देखोगे कि डिसआर्मामेंट कई कंट्रीज़ करती हैं, बट आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन मिलेगी कि जो मेजर पावर्स होंगी वो कभी डिसआर्मामेंट नहीं करती हैं, बिकॉज दे नेवर ट्रस्ट ईच अदर, है ना, क्योंकि उनको पता है अगर हमने डिसआर्मामेंट किया तो सामने वाला अटैक कर सकता है, देन वी विल हैव नथिंग टू सेव अस फ्रॉम दैट वॉर या फिर दैट सिचुएशन। इसलिए आप देखते हो जो मेजर कंट्रीज़ हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, मैं प्रेजेंट टाइम की भी बात करता हूँ, तो यूएसए, चाइना, रशिया, इजराइल, पाकिस्तान, ये जो मेजर जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये लोग जनरली साइन नहीं करते हैं इस तरीके के आपके ट्रीटीज़ को या फिर उसको। क्यों? क्योंकि दे नो कि अगर हमने हटाया तो सामने वाला नहीं हटाएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके का चीज़ें हैं, इसीलिए मेजर पावर्स जनरली ये काम नहीं करती, इवन दो करना चाहिए। ठीक, फिर आप देखो रशिया और यूके में क्या हुआ था कि दोनों ने ट्राई किया था, है ना, कोल्ड वॉर के टाइम के बाद ट्राई किया कि हम लोग धीरे धीरे अपने वेपन्स को फेज आउट करेंगे, है ना, बट आर्म्स कंट्रोल की कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों पावर्स मेजर हैं, और अगर किसी एक पावर ने
अपने वेपन्स को गिव अप किया तो दूसरी हो सकता है अगर गिव अप ना करे तो फिर वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। बट स्टिल एक इनकी ट्रीटी साइन हुई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972, जिसमें इन दोनों ने कोशिश करी थी कि हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च नहीं करेंगे, इसको शील्ड नहीं बनाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए जो वेपन्स इनके पास हैं वो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए केपेबल हैं। तो इस वजह से आप देखते हो कि यूएस और यूएसएसआर ने ट्रीटी के लिए जो है कोशिश करी, स्टार्ट किया, बट स्टिल उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, बिकॉज दे वर अवेयर कि अगर हम करेंगे और सामने वाली कंट्री नहीं करती है देन वी विल बी एट लॉस। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कई सारी ट्रीटीज़ यूएसए और सोवियत यूनियन ने साइन करी हैं। ये ट्रीटीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना, बिकॉज एमसीक्यूज़ में ट्रीटीज़ का नाम पूछ सकते हैं अलॉन्ग विथ फुल फॉर्म। तो आप देखोगे जैसे इनमें ट्रीटीज़ साइन होती हैं, आर्म को स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी या फिर सॉल्ट 2, है ना, सॉल्ट 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो आप देखते हो कि यहाँ पर भी आर्म्स लिमिटेशन मतलब वेपन्स की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी की धीरे धीरे हम लोग अपने वेपन्स को रिड्यूस करेंगे। या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, इसमें क्या था कि जो है हमें फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेंगे एंड वी विल फर्दर प्रिवेंट डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी स्टेट के उसमें, और अपने भी धीरे धीरे चीज़ों को फेज आउट करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझनी है कि ट्रीटी साइन हुई बट वो एक्चुअली काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाई, बिकॉज कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है जिससे कंट्रीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट हो जाता है एंड अगेन दे कम बैक टू स्क्वायर वन कि यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वेपन्स का फिर से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपकी एनपीटी की बात है यहाँ पर, एक बार एनपीटी थोड़ा समझ लो आप। एनपीटी 1968, देखिए एनपीटी में क्या था ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कंट्रीज इसके पहले न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर चुकी थी, है ना, उन लोगों ने एक ट्रीटी बनाई आपस में कि कोई और फर्दर डेवलप ना कर सके। उसके लिए इन लोगों ने इस ट्रीटी को बनाया कि जो 1967 के पहले जिन कंट्रीज़ के न्यूक्लियर वेपन्स थे उन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, बट 1967 के बाद जिन कंट्रीज़ के न्यूक्लियर वेपन थे वो लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और सारी चीज़ों को हटा देंगे, क्योंकि इस ट्रीटी में 1967 डेडलाइन रखी गई थी। 1967 डेडलाइन रखी गई थी कि इसके बाद भी जो भी न्यूक्लियर वेपन्स का फॉर्मुलेशन होगा वो चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएंगी, है ना। तो आप एक तरीके से देखो ये चीज़ क्या होती है, डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगी, है ना, क्योंकि मेजर पावर्स के पास तो ऑलरेडी 1945 से आप देख रहे हो 45 में यूएसए, 49 में यूएसएसआर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर चुके थे, अपनी वेपन्स डेवलप कर चुके थे, है ना। तो उस समय क्या होता है कि इस तरीके से अगर आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करोगे दूसरों के लिए, दैट मीन्स यू आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेनिंग एन एडवांटेज। तो आप चाहते हो कि सिर्फ आपके पास एडवांटेज रहे। तो इस ट्रीटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इंडिया के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, सैंक्शंस लगाए गए थे, क्योंकि इंडिया ने भी जो है 1974 में पोखरण, है ना, स्माइलिंग बुद्धा आपका टेस्ट किया था न्यूक्लियर, और इसी के बाद इंडिया पे सैंक्शंस लगाए गए थे कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर लिया है और अब इंडिया की भी एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है। तो इससे प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये हुई थी, प्रॉब्लम क्या हुई थी आप समझ सकते हो कि वो चीज़ दूसरी कंट्रीज़ को अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ यूएसए को अच्छा नहीं लगा दैट इंडिया जो एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है, अभी उसको इंडिपेंडेंट हुए 30 ईयर्स ही हुए ऑलमोस्ट, है ना, 30 ईयर्स से भी कम हुआ है, 47 से 74 अगर आप देखो, है ना, तो 27 ईयर्स ही हुए हैं। उतने कम टाइम में इसने अपने आप को एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री बना लिया इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। तो इस वजह से इंडिया पे सैंक्शंस लगे थे। तो एनपीटी के अगेंस्ट इंडिया भी था, अभी भी है इंडिया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें ये कहा गया है ना कि जो सुपर पावर्स है वो क्यों अपने वेपन्स रखेंगे, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल एबिलिटी कि उनको अलाउ होना चाहिए। अगर मना हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए तो एवरीबडी शुड बी क्या कहते हैं इंक्लूडेड, कि कोई भी वेपन डेवलप नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेडलाइन आपने कर दी अपने विन प्लान्स फैंसीज के अकॉर्डिंग कि हाँ ये डेडलाइन है, इसके पहले जिसके पास वेपन्स थे दे कैन कीप देयर वेपन्स, और जिसके बाद नहीं थे तो वो वेपन्स नहीं रख सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, ठीक। फिर आप देखोगे साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आया आपको। फिर आप यहाँ पर एक चीज़ मैंने डेटा लिख लिया था,
सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर टॉप 5, ये 2025 का डेटा है आपका, है ना। तो अब आप यहाँ पर कंट्रीज़ को देख सकते हो। अभी हम लोग इस पे आएंगे, एक बार ज़रा ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो आप देखो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है आपका इसी चीज़ों पर डेवलप करेगा ना, कोऑपरेशन पे। कोऑपरेशन कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए आप अगर कोई मेजर सुपर पावर है उसको भी तो कॉन्क्रीट स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉलर पावर्स हैं, सिर्फ वो स्टेप लेंगी तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे अभी आपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में देखा है, न्यूक्लियर एनपीटी में, है ना, एनपीटी 1968, उसमें अगर आप वेपन्स को बैन कर रहे हो, तो अगर आप वेपन्स को बैन कर रहे हो तो बैन करने के लिए आप सिर्फ जो नई कंट्रीज़ हैं उन पर इम्पोज नहीं कर सकते हो बैन आपको अपने ऊपर भी लगाना होगा कि हम लोग भी वेपन्स को कंट्रोल करेंगे, हम लोग भी रिडक्शन करेंगे अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स का, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी पड़ेंगी, तभी आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी में जो कोऑपरेशन आएगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से आएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक मीन्स है वायलेंस को अवॉइड करने का, ठीक है। और ये प्रोसेस है जिससे कंट्रीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे आएगा? जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, है ना, जो चीज़ें आप दूसरों के लिए कह रहे हो वही चीज़ आप खुद भी करोगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है दो कंट्रीज़ में। समझ में आया? तो यूएसए ने अगर कहा है कि कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगी, तो सबसे पहले यूएसए को उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स अपने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि बाकी कंट्रीज़ भी करें। तो इस तरीके से जब आप करते हो, मेजर पावर जब डिसीजन लेती है, देन ओनली अदर कंट्रीज़ विल फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी चीज़ों को डिस्कस करना, प्लान्स, यहाँ पे तो देखिए लिखा है शेयर आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर राइवल्स विद देयर राइवल्स, मिलिट्री इंटेंशंस, मिलिट्री प्लान, है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना कि हम कोई एक सरप्राइज प्लान अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है ऑल दीज थिंग्स आर थ्योरेटिकल, आइडियल। एक यूटोपियन वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें होंगी कि दो कंट्रीज़ की पाकिस्तान बैठकर इंडिया से डिस्कस कर रहा है कि हमारी मिलिट्री माइट ऐसी है, हमारे मिलिट्री प्लान्स ऐसे हैं। यू ऑलवेज नो कि पाकिस्तान विल नेवर शेयर दिस प्लान नॉर विल इंडिया। क्यों ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको पता है, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ कैसे होगी। ये आइडियल वर्ल्ड में होता है, आपको भी पता है। जनरली कोई भी कंट्री विल नेवर शेयर देयर प्लान्स, मिलिट्री प्लान्स या फिर चीज़ों को, आर्मामेंट को अपने एक्सप्लिसिटली बता देगा कि हम ये करने वाले हैं, है ना। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया थोड़े इन्फॉर्म कर देगा, है ना, कि हम ये करने वाले हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, आप लॉस भी आएगा, तो आप ट्रस्ट तो उसी पे करोगे जो सामने ट्रस्ट करने के लायक होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका कैसे होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऐसे होगा कि राइवल्स के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेंगी, चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी। जैसे हम देखते हैं रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स में कि हम लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वी शेयर समथिंग विद आवर फ्रेंड्स, और वो ट्रस्ट करते हैं, तो वो हम लोगों के फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं आपस में, है ना, अपनी बातें बताते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, दिस पर्सन इज़ टेलिंग मी समथिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। देन फिर आप देखोगे कि ओवरऑल अगर ट्रेडिशनल कंसेप्शंस की सिक्योरिटी की बात करें, तो यहाँ पर थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स आपका दो पार्ट काम करेगा यहाँ पर ट्रेडिशनल नोशंस में। क्या काम करेगा? पहला काम करेगा मिलिट्री एक्शन आपका थ्रेट टू सिक्योरिटी। भाई सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो दूसरी कंट्री का मिलिट्री एक्शन है। मिलिट्री एक्शन एक काम ये करेगा। दूसरा फंक्शन मिलिट्री एक्शन का ये है कि जो थ्रेट है वही चीज़ अचीव करने, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी अचीव करने के लिए भी मेथड वही है कि अगर किसी कंट्री पे अटैक हो रहा है तो जिस कंट्री पे अटैक हो रहा है उसको भी मिलिट्री एक्शन यूज़ करना पड़ेगा टू अचीव सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पे समझिए, कहना ये चाहता हूँ कि अगर ए वर्सेस बी है और ए बी पर मिलिट्री एक्शन ले रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ थ्रेटनिंग बी सिक्योरिटी, बी की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है मिलिट्री एक्शन लेकर। साथ ही साथ बी जब वापस रिटेलिएट करेगा विद मिलिट्री एक्शन तो बी अपनी सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए मिलिट्री एक्शन को यूज़ कर रहा है। तो आप देखो एक ही कॉइन के दो पहलू हो गए कि नहीं हो गए? एक ही कॉइन के दो साइड हो गए ना। मिलिट्री एक्शन अगर एक कॉइन है तो उसका एक साइड है कि
इसके थ्रू आप सिक्योरिटी अचीव भी कर सकते हो और इसी के थ्रू आप दूसरे की सिक्योरिटी को इंडेंजर भी कर सकते हो, थ्रेट बन सकते हो उसके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें हैं। फिर आप एक चीज़ यहाँ पर देख लो बस छोटा सा, ये आपको पता होना चाहिए, सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जो है टॉप 5 मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हर साल एक रिपोर्ट निकालता है। तो आप देखो यहाँ पर यूएसए टॉप है, फर्स्ट, सेकेंड इज चाइना, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज जर्मनी एंड फिफ्थ इज इंडिया। और ये किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस कि वो कितना पैसा, कितना डॉलर्स अपनी मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि यूएसए 997 बिलियन डॉलर्स है ना, ये बिलियन डॉलर्स में है, बिलियन यूएसडी। और ये चाइना 314, अपनी जीडीपी का ये 3.4 करता है यूएसए। चाइना आपका करता है 1.7, रशिया करता है 7.1 दैट इज़ 149 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी करता है 88.5 बिलियन डॉलर्स और इंडिया करता है 86.1 बिलियन डॉलर्स, है ना, 2.3। और पाकिस्तान को देखो कहीं नीचे है 10.2 बिलियन डॉलर्स। तो आप देखो कि डिफरेंसेस इस वजह से भी आते हैं कि कौन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब आप यूएसए का देखो तो चाइना का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है ना, रशिया का ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 5 टाइम्स है, 5 नहीं सॉरी आपका 6-7 टाइम्स है, जर्मनी का आप देखो ऑलमोस्ट 10-11 टाइम्स है और इंडिया का भी आपका 11-12 टाइम्स है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ना, ट्रेनिंग कर रहा है, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, इसी से कंट्री अपनी माइट दिखाती है कि वी हैव पावर, वी हैव मीन्स टू स्टॉप एनी अदर कंट्रीज अग्रेशन टूवर्ड्स अस। कोई कंट्री अटैक करना चाहेगी तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, केपेबल हैं। तो इन सारे फैक्टर्स से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे आपका नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, ठीक है। ये आपका नॉन ट्रेडिशनल नोशंस पार्ट 3 में कंटिन्यू होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट, तो आपको एकदम मैं कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे बता सकता हूँ, या अगर आपको लगता है तो मैं दूसरे वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट।